तो दोस्तों आज हो गया 10 जनवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान करीब 45 दिन से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। किसान तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के धरना प्रदर्शन के मामले में याचिकाकर्ता ऋषभ शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दायर किया है। अर्जी में कहा गया है कि किसानों को सीमा से हटाया जाए। रास्ता जाम कर प्रदर्शन करना शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में कहा है कि प्रदर्शन और रास्ता जाम होने की वजह से हर रोज 3500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। कच्चे माल की कीमत 30% तक बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले अंतरिम आदेश में कहा था कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचाया है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। अर्जी पर सोमवार को शीर्ष न्यायालय में सुनवाई होनी है। अगर आप भी कृषि कानून के सपोर्ट में हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखें। आज की दूसरी बड़ी खबर, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 15 जनवरी को देश भर में किसान अधिकार दिवस मनाया जाएगा और इस दिन राजभवन का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस ने आरोप भी लगाया है कि ये भारत की पहली ऐसी सरकार है जो जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाकर किसान को कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट चली जाओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार षड्यंत्रकारी तरीके से न्याय मांग रहे देश के अन्नदाता किसानों को थकाने और झुकाने की साजिश कर रही है। काले कानून खत्म करने के बजाय 40 दिन से मीटिंग खेल रही है और किसानों को तारीख पर तारीख दे रही है। मोदी सरकार पर हमला करते हुए कांग्रेस ने आगे कहा है कि 73 साल में देश के इतिहास में ऐसी निर्दयी सरकार कभी नहीं बनी जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के जुल्म को भी पीछे छोड़ दिया। आज की तीसरी बड़ी खबर, किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए बॉलीवुड एक्टर स्वरा भास्कर शनिवार दोपहर टिकरी बॉर्डर पहुंची। स्वरा भास्कर के साथ मशहूर पंजाबी सिंगर हरभजन मान, आर्य गब्बर और नूर चहल सहित कई पंजाबी सिंगर भी स्टेज पर मौजूद थे। इन सभी ने किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए सरकार से तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है। आपको बता दें कि स्वरा भास्कर ने कहा है कि वो किसान नहीं है, किसानी नहीं जानती है, लेकिन रोटी खाती है और रोटी किसान ही पैदा करता है। इसलिए मेरा किसानों से नाता है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। यह समझना कि आंदोलन इनका है, हमारा नहीं, ये अहंकार है। स्वरा भास्कर ने एक खास टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि यह समझना कि किसानों से ज़्यादा उनके फायदे को सरकारी बाबू समझता है, ये तो बिल्कुल गलत है। यह भी एक अलग किस्म का अहंकार है। सरकार भी 9 संशोधन के लिए मान गई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है और ये बात सरकार भी मानती है। आज की चौथी बड़ी खबर, बर्दवान के क्लॉक टावर से करजन गेट तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया। उनके साथ बंगाल भाजपा के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष, राहुल सिन्हा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय समेत और भी कई नेता मौजूद थे। आपको बता दें, खुले वाहन में बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी के बीच ये रोड शो हुआ। रोड शो के आखिर में लोगों को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि लोगों की भीड़ देखकर यह स्पष्ट हो गया है कि बंगाल में भाजपा की आंधी चल रही है और लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को नमस्कार करने और भाजपा का स्वागत करने का मन बना लिया है। जेपी नड्डा ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल के आम लोगों को मुसीबत में धकेला है। भ्रष्टाचार से आम जनता त्रस्त है। आज जाकर ममता बनर्जी के मन में विचार आया है कि उन्हें बंगाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लागू करना है। यह विचार उन्हें तब आया है जब भाजपा ने जनता को न्याय दिलाने का बीड़ा उठा लिया है। आज की पांचवी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी को झटका, टीएमसी में शामिल हुए प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका लगा है। राज्य के कार्यकारी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एसके अब्दुल कलाम सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस दौरान अब्दुल कलाम के साथ पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने भी ममता बनर्जी की पार्टी का दामन थाम लिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता और उनके समर्थक पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य की उपस्थिति में टीएमसी में शामिल हुए हैं। कोलकाता में टीएमसी मुख्यालय में पार्टी में शामिल होने के बाद कलाम ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कई वर्षों से शांति और अमन का माहौल है। उन्होंने जहरीला हवा को दूर रखने के लिए पार्टी बदली है। एसके अब्दुल कलाम ने कहा कि हमने देखा कि पश्चिम बंगाल शांति का नज़ारा हुआ करता था, लेकिन देर से ही सही यहाँ की हवा जहरीली हो गई और इसे ठीक करना है, इसलिए मैंने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। कलाम ने कहा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पहले से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने की कोशिश करनी चाहिए थी। यह समय राज्य में पॉलिटिकल एंट्री के लिए ठीक नहीं है। अब्दुल कलाम ने कहा है कि एआईएमआईएम के इस समय पश्चिम बंगाल में एंट्री से वोटों में अनावश्यक रूप से वोट कटेंगे, जिसकी जरूरत नहीं है।
आज की छठी बड़ी खबर ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलने को लेकर शिवसेना और भाजपा पर निशाना साधा है। हम औरंगाबाद शहर का नाम बदलना चाहते हैं क्योंकि ये सबकी राय है। मैं एक सवाल करना चाहूँगा, अगर शहरों के नाम बदलने से अगर सब मसले हल होते हैं तो मेरे हिसाब से देश के हर शहर का नाम बदल देना चाहिए। एक सवाल मैं करना चाहूँगा उन राजनीतिक पार्टियों से जो पिछले 30 सालों से इसी महानगर पालिका के अंदर सत्ता में बैठे हैं, और इस शहर की क्या हालत हुई है आप भी जानते हैं। औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ये बात अच्छी तरह से समझते होंगे कि कुछ साल पहले तक औरंगाबाद शहर एशिया के फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटीज़ के अंदर गिना जाता था। आज महाराष्ट्र के 4-5 शहरों के अंदर भी हमारी गिनती नहीं है। हम बहुत पीछे चले गए हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जिम्मेदारी तो उन राजनीतिक पार्टियों की होगी जो सत्ता में रहे, चाहे वो राज्य सरकार के अंदर हो या महानगर पालिका के अंदर। अब महानगर पालिका के अंदर पिछले जब 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना सत्ता में है, तो शहर की हालत सड़कों की क्या थी ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले साल तक हमारे शहर की पहचान कचरे के शहर के रूप में जानी जाती थी। हम देश भर में कहीं पर भी जाते थे तो लोग हमसे एक ही सवाल करते थे, अच्छा आप औरंगाबाद से आके कचरे का मसला क्या हुआ है? तो हमारी पहचान हो गई थी ये कचरा। और ये कचरे के लिए अगर कोई जिम्मेदार थे तो वो लोग जो राजनीति के बल के ऊपर महानगर पालिका के अंदर सत्ता को हासिल कर लेते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद सिर्फ लूट का काम करते हैं। आज भले ही शिवसेना अलग हो गई है, भारतीय जनता पार्टी अलग हो गई है, लेकिन जब लूट का मामला आया था, इस शहर को लूटने का मामला आया था, तो दोनों ने दिल खोल के शहर को लूटा। शहर को बर्बाद करने के अंदर अगर किसी, मैं राजनीति के तौर के ऊपर नहीं बोल रहा, आप मुझसे डिबेट कर सकते हैं, आप मेरी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि हाँ, इस शहर के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो यही लोग हैं जो हर 5 साल के बाद आते हैं और आपको एक ऐसे भावनिक मुद्दे के अंदर आपको उलझा देते हैं कि आप उस भावनिक मुद्दे के अंदर अपने आप को ढूंढते हैं और ये समझते हैं कि नहीं, इससे बड़ा मुद्दा मेरे पास कोई नहीं है। क्या ये सही बात नहीं है कि इलेक्शन जब भी आते हैं तो हिंदू मुसलमान किया जाता है, औरंगाबाद संभाजी नगर किया जाता है, हिरवा पहिजे का भगवा पहिजे, ये इस तरह के ही मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़े जाते हैं। मैं एक बात साफ तरीके से कहना चाहता हूँ, इस देश का एक नागरिक की हैसियत से महाराष्ट्र में पैदा होने का मुझे गर्व है, और मैं समझता हूँ कि इन तमाम जितने भी राजनीतिक पार्टी के लोग जो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं और उनके नाम का दुरुपयोग करते हैं या छत्रपति संभाजी महाराज का दुरुपयोग कहते हैं, मैं उनके लिए एक साफ बता देना चाहता हूँ, तुम लोगों से कहीं ज्यादा आदर और सम्मान इन महान नेशनल लीडर्स का हम करते हैं, क्योंकि आप तो इन्हें सिर्फ राजनीति का एक खिलौना समझ रखे हैं कि राजनीति के अंदर हमारे स्वार्थ के लिए इनके नाम का इस्तेमाल करो और अपनी दुकान अपने धंधे चलाते रहो। भाजपा और शिवसेना जब महानगर पालिका में थी, राज्य सरकार के अंदर थी, केंद्र सरकार के अंदर थी, क्या वजह थी कि आपने इस शहर के नाम बदलने के लिए तो आपने पहल नहीं की। आज जब अलग हो जाते हैं तो भाजपा चाहती है कि नहीं, अब इसका क्रेडिट हमने लेना चाहिए, शिवसेना सोचती है कि नहीं, अगर इसके ऊपर हल्ला गुल्ला नहीं किया तो भारतीय। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियों के बीच में अगर कोई पिस रहा है तो औरंगाबाद की जनता पिस रही है। वो किस तरह से पिस रही है, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। 2013 में औरंगाबाद को एक 200 बेड का हॉस्पिटल सैंक्शन हुआ था। ये 200 बेड का हॉस्पिटल सैंक्शन होने के बाद लगातार 2-3 सालों तक इसके ऊपर कुछ हुआ ही नहीं। कलेक्टर साहब लेटर लिखते तहसीलदार को, तहसीलदार सिविल सर्जन को लेटर लिखता, सिविल सर्जन किसी और को लिखता कि हमको ये हॉस्पिटल बनाने के लिए जमीन चाहिए। मैंने जब ये आमदार बना, मैं 2014 के अंदर, और जब इसका रिव्यू लिया तो मुझे हैरानी हुई कि शहर के अंदर एक ही हॉस्पिटल है सरकारी, वो घाटी हॉस्पिटल है, जहां पर सिर्फ औरंगाबाद के ही नहीं बल्कि आसपास के 13 जिलों के गरीब मरीज यहां पर इलाज करते हैं। कैसी हालत होती है उनकी, कभी वो लोग जो राजनीति कर रहे हैं, जाकर देखिए लेडीज डिलीवरी वार्ड के अंदर कि जमीन के ऊपर पेशेंटों को लिटाया जाता है। ये आज भी हकीकत है। तो मैंने जब रिव्यू लिया तो मुझे पता चला कि नहीं, 7 एकड़ जगह चाहिए और वो जगह मिल नहीं रही। इसी दौरान पता चला कि सरकार ने सरकारी जमीन बाल ठाकरे स्मारक के लिए दे दिए। चलिए दे दिए,
फिर पता चला कि नहीं, सरकारी जमीन गोपीनाथ मुंडे साहब के स्मारक के लिए दे दिए। मैंने इन मुद्दों को लेकर विधानसभा के अंदर आवाज उठाई, और मैं सिर्फ जबानी कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। आज भी आप YouTube के ऊपर जाइए और मेरे जितने भाषण है आप YouTube के ऊपर जाकर इम्तियाज जलील के भाषण असेंबली के आप सुनिए, मैंने कितनी मर्तबा मुद्दा उठाया। लेकिन सरकारें थी, सरकारों को क्या लेना, आप मरे या जिए उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो नाम बदलना है, शहरों का नाम बदलना है।